साथियों, गुड आफ्टरनून। मैं लालमोहन रचक, ऑथर का मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम बात करेंगे कि देश के 67% के लगभग जो आबादी गांवों में रह रही है, उसका सर्वांगीण विकास, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कैसे हो। जब तक गांव का विकास नहीं होगा, तब तक शहरों के विकास दर पर गांव से न माइग्रेट होने वाले युवाओं की संख्या का असर पड़ेगा और अर्बन एरियाज में भी जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। आज जो अलग अलग राज्यों के अविकसित या विकासशील गांवों से जो लोग शहरों में आ रहे हैं, कुछ को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर संख्या में वो ऐसी स्थिति में रह रहे हैं जिसे गांव की स्थिति से भी बदतर कहा जा सकता है। स्लम एरियाज, जहाँ न रहने की जगह अच्छी, न साफ पीने का पानी, न सैनिटेशन की सुविधा, एजुकेशन का खस्ता हाल और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इग्नोरेंस या कहें लापरवाही, और फिर साथ ही साथ उनका शोषण भी होता है। क्राइम रेट भी बढ़ते हैं इससे। तो हम ऐसा क्या करें कि आज गांवों की उन्नति वैसी ही हो जैसे इस देश के कुछ राज्यों में गांवों की उन्नति हुई है, और आज लोग उन गांवों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि उन गांवों में वो सारी सुविधाएं हैं जो एक आरामदेह ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। और फिर जो नज़दीक के शहर हैं, वहाँ पर बाकी ज़रूरतें उनकी पूरी हो जाती हैं। तो ऐसा क्या है जो इस देश के 2 या 3 या मैक्सिमम 5 राज्यों में हुआ है और देश के अधिकतर आबादी वाले राज्य इसमें पिछड़े रह गए हैं? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। कुछ गांव में स्पेशली अगर देखा जाए तो एक राज्य भारत में है जहां एजुकेशन के ज़रिए एग्रीकल्चर में, एम्प्लॉयमेंट में, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में इजाफा हुआ है। उस राज्य में जो भी रोज़गार हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, निजी क्षेत्र में नौकरियां हों, या फिर एग्रीकल्चर हो, उसमें अच्छा विकास हुआ है। और उसकी नींव आज़ादी के ठीक बाद से पड़ी, जब हमारा संविधान लागू हो गया। वहाँ एजुकेशन पर ध्यान दिया गया। एजुकेशन मतलब नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशंस। जब आपके पास इंफॉर्मेशंस होते हैं
उन इंफॉर्मेशंस का आप इस्तेमाल कर पाते हैं, तो विकास की प्रक्रिया में तेजी आती है। और एजुकेशन तब तक संभव नहीं है जब तक हम नॉलेज के कैरियर के जो सशक्त सशक्त माध्यम हैं, जिनको हम लैंग्वेज कहते हैं, उन पर जब तक ध्यान नहीं दिया जाए। लैंग्वेज की यूटिलिटी, अगर हम ये कहें कि गांव में एक किसान अपने खेत में बहुत कुछ उत्पादन कर लेता है, लेकिन उस उत्पादन को मार्केट तक ले जाने के लिए उसके पास साधन नहीं है, तो वो उत्पाद उसका वहीं सड़ जाएगा या इतना सस्ते में बिकेगा कि उसको घाटा होगा, मुनाफा नहीं होगा। उसी तरह से आपके पास अगर नॉलेज है और अगर भाषा का ज्ञान नहीं है आपको, ऐसी भाषा जो आपको ग्लोबल प्लेटफॉर्म दिला सके, नेशनल प्लेटफॉर्म दिला सके, तो आपका विकास संभव नहीं है। शहरों का विकास तेजी से हो रहा है, इसके ठीक उलट गांव का विकास उतनी ही तेजी से बाधित हो रहा है। 30-40 साल पहले जाएंगे तो वो स्थिति नहीं थी। गांव में भी जो युवा स्टूडेंट्स पढ़ते थे उनको भी अच्छी नौकरियां मिल जाती थी, स्टेट लेवल में या फिर सेंट्रल लेवल में। उसका कारण था कि भले ही क्षेत्रीय भाषा में ही सही, लेकिन शिक्षा में गुणवत्ता थी। मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और बाकी सब्जेक्ट्स का ज्ञान उसे इतना हो जाता था कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अपने आप को स्थापित कर लेता था। उसका इस्तेमाल करके वो अपनी ज़िंदगी बना लेता था। दूसरा कारण ये भी है कि उस वक्त इतना कंपटीशन नहीं था। नए नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बन रहे थे। जब देश आज़ाद हुआ तो एक कंसेप्ट लाया गया, साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप किया गया और उसमें बड़े बड़े कारखाने बने, बड़े बड़े डैम बने, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन्स के काम हुए, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हुआ, लोगों की सोच में विस्तार आया और फिर देश विकास की गतिशीलता को प्राप्त कर सका। शहरों में आज विकास हो रहा है, लेकिन ये शहर गिने चुने हैं। अगर हम पूरे देश में बात करें शहरों की, तो मेट्रो शहर या फिर क्लास बी सिटीज़ डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन उसके डेवलपमेंट का आधार क्या है? उसका पहला आधार है कि वहाँ के प्रबुद्ध लोगों ने पहले अच्छे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले, वहाँ के सरकारी संस्थान ने भी अच्छा काम किया, और फिर वहाँ से जब युवा पढ़ लिख कर निकले तो इतने सक्षम हो चुके थे कि अपनी सोच का दायरा बढ़ाकर कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकें। एक शहर का नाम लें जिसको आज सिलिकॉन वैली का नाम दिया जाता है।
आज से करीब 30 साल पहले वहाँ एक रिवॉल्यूशन आया। आखिर किसमें, किस क्षेत्र में रोजगार असीमित है? हम मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे तो उसमें भी रोजगार सीमित है। सर्विसेज में जाएंगे, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि उसका मार्केट जो है वो देश में है, कुछ राज्यों में है, ग्लोबल नहीं है। तो ग्लोबल किस क्षेत्र में है? ग्लोबल जो दिखता है वो है 3 क्षेत्र में। एक तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को विदेशों में भेजा जा सकता है जहाँ उसकी ज़रूरत है, खाना सबको चाहिए। दूसरा है आईटी सेक्टर। इंटरनेट और इंग्लिश ने 94 के आसपास में, जब अमेरिका में पहली बार इंटरनेट की शुरुआत हुई 94-95 में या उसके आसपास, फिर तो पूरी दुनिया में एक क्रांति आ गई। घर बैठे बैठे लोग नॉलेज को शेयर कर सकते थे, लोगों को सेवा दे सकते थे, घर बैठे बैठे हो सकता था। और तीसरा सेक्टर था हायर साइंटिफिक मशीनरीज का डेवलपमेंट करना, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में बहुत सारी ऐसी ऐसी मशीनें बनी जिन्होंने आमूलचूल परिवर्तन किया मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग के फील्ड में। और औजार, वेपन्स, जहाज, लड़ाकू जहाज, ट्रांसपोर्ट के जहाज, इस तरह के प्रोडक्ट्स ने उन देशों को समृद्ध कर दिया। भारत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, जिसकी बात मैं कर रहा था 95, 96 में, 90s की बात है, जब यहाँ एक कंसेप्ट आया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया और ऑनलाइन कंज्यूमर सर्विस को बढ़ावा देने के लिए कॉल सेंटर्स या फिर अदर सर्विसेज जो घर बैठे बैठे लोगों को दिया जा सकता था, वो इंटरनेट, इंग्लिश और कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस के सहारे देना शुरू किया। फिर ये मार्केट पूरी दुनिया के लिए खुल गया। 1991 में ऑलरेडी खुल चुका था, जब ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट इंडिया में लागू हुआ। पूरी दुनिया ही मार्केट बन गई और इस फील्ड ने बहुत कुछ बदल दिया। देश में आज 5 शहरों में, जो सबसे बड़े शहर कहे जाते हैं, अगर मान लिया जाए कि 25,000 इंजीनियर्स इन शहरों में हैं, तो अकेले एक शहर में 20% है, या कह सकते हैं कि 40% है। अलग अलग शहरों में 4,000, 4 लाख, 5 लाख इंजीनियर्स इस तरह से हैं। एक शहर ऐसा है जहाँ लगभग 10 लाख इंजीनियर्स हैं। और जब इतने इंजीनियर्स क्वालिफाइड और साइंटिफिक टेम्परामेंट के जब डेवलप हुए, तो उनके दिमाग में एक बात आई कि क्यों नहीं कुछ प्रोडक्शन का काम किया जाए। स्टार्टअप्स नए नए शुरू हुए और उन स्टार्टअप्स ने अपनी जगह बनाई। सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन,
स्थानीय लोगों का सपोर्ट मिला, फिर सारी दुनिया से यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज का आना शुरू हुआ और यहाँ के लोगों को रोज़गार मिला। फिर यहाँ से कनेक्टिविटी बनी और लोग फिर विदेशों में जाने लगे, जहाँ पैकेज बहुत हाई, काम के अच्छे अवसर। फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कुछ देशों ने डेवलप की, जहाँ पर ट्यूशन फ़ी बिल्कुल फ्री कर दिया गया। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ तो वही लोग भेज पा रहे थे जिनके पास पैसे थे। लेकिन पिछले 10 सालों में, 15 सालों में कुछ डेवलप्ड नेशंस आगे आए और उन्होंने अपनी जो विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ वहाँ हाई क्वालिटी के एजुकेशन के लिए दरवाजे खोल दिए। 12वीं करके कुछ लोग चले गए जो सक्षम थे। कुछ एग्ज़ामिनेशंस यहाँ कंडक्ट किए जाते हैं, जिन एग्ज़ामिनेशंस को क्वालिफाई करने के बाद वो उन देशों में हायर कोर्सेज़ के लिए, जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वीसा सेंटर्स खोले गए जिसमें लोगों को मदद मिली, बाहर जाने के लिए सहूलियत मिली। और फिर कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जहाँ से बहुत बड़ी संख्या में लोग आज विदेशों में हैं। वो करेंसी उन प्रदेशों में आती है और वहाँ की ज़िंदगी खुशहाल हो गई है। कुछ स्टेट्स के कैपिटल को इस तरह से डेवलप किया गया कि वहाँ रोज़गार के अवसर बहुत ज़्यादा उत्पन्न हुए और देश के अन्य राज्यों से जो प्रतिभाशाली युवा थे, स्टूडेंट्स थे, डिग्री की तलाश में, डिग्री पूरी करने के लिए, एजुकेशन के लिए या फिर एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए रोज़गार की तलाश में उन शहरों में गए या आए और फिर उनकी ज़िंदगी बदली। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इन शहरों की तरह ही जो आईटी इंडस्ट्रीज़ को लेकर के आगे बढ़ा, जो बैकबोन है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, सर्विंग इंडस्ट्री के लिए, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए, किसी के लिए भी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश का नॉलेज, मार्केटिंग, ये सारी ऐसी विधाएं हैं, अकाउंटेंसी, जो हर जगह जिसकी ज़रूरत होती है, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो आज अगर हम एक काम पूरे देश में कर सकें, जो जो जिस ज़िले से बाहर हैं आज, 2, 4, 10, 20, जो अच्छी अच्छी जगहों पर अब सर्विस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, इस्टेब्लिश्ड हैं, अगर वो अपने ज़िले को डेवलप करने की बात सोच लें, अपने राज्य को डेवलप करने की बात सोच लें, स्पेशली रूरल एरियाज़ को, तो ये काम बहुत तेज़ी से हो सकता है और डेवलपमेंट का प्रोसेस बहुत इफ़ेक्टिव हो सकता है। मैंने पढ़ा और देखा यूट्यूब में कि बिहार में एक गांव है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, लगभग 1500 फैमिलीज़ का गांव है, कस्बा कह लीजिए। वहाँ इनिशियली कुछ यूथ्स ने, स्टूडेंट्स ने आईआईटी क्रैक किया और फिर वहाँ एक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना कर दी गई। वो एक व्यक्ति जो वहाँ से निकले, उन्होंने
अन्य बच्चों को गाइड करना शुरू कर दिया। वो बच्चे वहाँ पढ़ते, दिन भर पढ़ते, कंपटीशन की तैयारी करते, जो दुविधाएं होती उनका समाधान उनको सीनियर से मिलता। और फिर एक समय ऐसा आया जब हर साल वहाँ पर 20 के आसपास में IITians निकलने लगे, और एवरेज वहाँ पर हर घर में 2 से 3 इंजीनियर्स हैं, और वो कहीं ना कहीं तो सर्विस कर रहे हैं और फाइनेंशियल सपोर्ट देकर अपने परिवार को, अपने कस्बे को, अपने राज्य को आगे बढ़ाया है। ऐसे प्रदेश हैं हमारे देश में जहाँ कहा जाता है 25% जो IAS IPS हैं, 1 या 2 प्रदेश हैं। पढ़ने की कैसी लालसा उत्पन्न हुई कि उनकी ज़िंदगी बदल गई। लेकिन ये अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। जब तक हम टेक्निकल डिप्लोमास डिग्रीज के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट का काम नहीं करते हैं, तब तक युवा कुछ प्रोडक्ट देने के लिए सक्षम नहीं होंगे, कुछ प्रोड्यूस करने के लिए सक्षम नहीं होंगे। और जब तक हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होगा तब तक हमें मार्केट नहीं मिलेगा, और जब मार्केट नहीं मिलेगा तो करेंसी नहीं आएगी। और ये मार्केट केवल इस देश में ही नहीं, विदेशों में भी ढूंढना होगा। इस देश की एक बहुत बड़ी ताकत है ह्यूमन रिसोर्स, लेकिन उस ह्यूमन रिसोर्स को हमने डेवलप करना कब का छोड़ दिया है। और जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत ही हाई कॉस्ट में हो रहा है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि 67% लगभग पॉपुलेशन वो देश के गाँव में रहता है। उन गाँवों में एजुकेशन की स्थिति क्या है, जो एकमात्र साधन है उन बच्चों को वहाँ से नेशनल और ग्लोबल स्तर में ले जाने के लिए? क्या वो बच्चे इतने सक्षम हैं कि अपने राज्य से दूसरी जगह वो जा सकें और अपनी ज़िंदगी बना सकें? लैंग्वेज का बैरियर आ जाता है, स्किल की कमी, और फिर विदेश जाने के लिए जो लैंग्वेज चाहिए, स्किल चाहिए, वो डेवलप तो होता नहीं है। क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है, स्पेशली गांव में, जो उन्हें एक तरह से अक्षम बना देती है विदेशों में और नेशनल लेवल में बहुत अच्छा करने के लिए। शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लोगों को मिले, इसके लिए एक सुझाव मैं देना चाहूँगा कि क्यों न शिक्षा को राष्ट्रीय नीति में शामिल किया जाए, स्पेशली प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी को। जो हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, अभी हुआ है, बहुत अच्छा कदम है। लेकिन जब तक इसमें अवेयरनेस पैदा नहीं किया जाता, जब तक सारे स्टेट्स इसको अपना नहीं लेते, जब तक इस पर अमल करके युवा शक्ति स्टूडेंट्स पर 100% फोकस नहीं किया जाता, तब तक रोजगार की समस्या, गरीबी की समस्या, सामाजिक असमंजस की समस्या, अफरा तफरी ये बनी रहेगी। तो इसका जो समाधान एक सेंटेंस में अगर कहा जाए तो क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल इन ऑल ओवर इंडिया, स्पेशली इन रूरल एरियाज,
क्लास 1 से लेकर 12 तक जब तक नहीं होता है, और वो भी इंग्लिश मीडियम में, तब तक हम इस देश को डेवलप्ड नेशन की श्रेणी में ला पाएंगे, यह शक बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाकी अगले एपिसोड में। थैंक यू।